वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर। पीएम मोदी गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे दौरा। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम तकरीबन 22,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज और इफ्तिताह। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मुल्क के अवाम को लिखा खत, कहा कि मुल्क के नौजवानों को रुकावटें नहीं मौके चाहिए। अपोजिशन से किया तरक्की की सियासत का मुतालबा। खत के जरिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस हुकूमत के फसादात भी दिलाए याद। दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद पर पुलिस कमिश्नर का बयान। अब तक 23 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकामी लोगों से पुलिस को सबूत फराहम करने की अपील। कहा सीसीटीवी और डिजिटल मीडिया का लिया जा रहा है जायजा। दिल्ली के लाल किला पर होगा गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व प्रोग्राम का इनेकाद। 20 और 21 अप्रैल के इस प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह होंगे शामिल। लखीमपुर तशद्दुद केस में असलम मुल्जिम आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द। 1 हफ्ते में खुद सुपुर्दगी करने का दिया हुक्म। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई पर मुल्क भर में मुजाहिरे जारी। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे ने काबीना के 17 नए वुज़रा को दिलाया हलफ। राजपक्षे खानदान के एक फर्द को भी काबीना में नहीं मिली जगह। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला केकेआर से। मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद केकेआर अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की करेगी कोशिश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। शाम में वजीर आजम गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। 19 अप्रैल की सुबह वो बनासकांठा के देवधर में बनास डेयरी संकुल में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे और कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके बाद दोपहर में वो जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का संग बुनियाद रखेंगे। 20 अप्रैल को वजीर आजम सुबह गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद दोपहर में वो दाऊद में कबायली अफराद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम शाम को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। ये मरकज़ तलबा के लिए मजमूई तौर पर सीखने के नताइज को बढ़ाने के लिए सालाना 500 करोड़ से ज़्यादा डेटा सेट जमा करता है और बिग डेटा एनालिटिक्स, मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल करते हुए इनका मानेखेज़ तग़ज़िया करता है। असातिज़ा और तलबा की यौमिया ऑनलाइन हाज़िरी को ट्रैक करने में मदद करता है। तलबा के सीखने के नताइज का मरकज़ी इजाफ़ी और मुतवातिर तज्ज़िया करता है। स्कूलों के लिए इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को आलमी बैंक की जानिब से आलमी सतह पर बेहतरीन इक़दाम के तौर पर तस्लीम किया गया है, जिसने दूसरे ममालिक को भी इसके बारे में जानने और देखने की दावत दी है। वज़ीर आज़म 19 अप्रैल की सुबह बनासकांठा ज़िले के देवधर में एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रोसेसिंग प्लांट कौम के नाम वक्फ करेंगे, जो 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाया गया है। नया डेयरी कॉम्प्लेक्स एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ये रोज़ाना तकरीबन 30 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगा। यहाँ से रोजाना तकरीबन 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट तैयार की जाएगी। और आलू प्रोसेसिंग प्लांट मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेस शुदा आलू मसनूआत जैसे फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो चिप्स
और आलू टिक्की वगैरह तैयार करेगा, जो कई दूसरे ममालिक को बरामद की जाएंगी। ये प्लांट मुकामी किसानों को बाइख्तियार बनाएंगे और खित्ते में देही मईशत को फरोग देंगे। वज़ीर आज़म बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसानों को ज़राअत और मवेशी परवरी से मुताल्लिक़ अहम साइंसी मालूमात फराहम करने के लिए कायम किया गया है। उम्मीद है कि ये रेडियो स्टेशन तकरीबन 1700 गाँवों के 5 लाख से ज़्यादा किसानों से जुड़ेगा। वज़ीर आज़म पालनपुर में बनास डेयरी प्लांट में पनीर की मसनूआत और दही पाउडर की तैयारी के लिए तौसीशुदा सहूलियत कौम को वक्फ करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म गुजरात के दामा में नामियाती खाद और बायोगैस प्लांट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म खीमाना, रतनपुरा, भिलंडी, राधनपुर और थावर में कायम किए जाने वाले 100 टन के 4 गोबर गैस प्लांटों को संगे बुनियाद भी रखेंगे। और वज़ीर आज़म 19 अप्रैल को दोपहर में जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन JCTM का संगे बुनियाद रखेंगे। इस दौरान मॉरिशस के वज़ीर आज़म परविंद कुमार जगन्नाथ और आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहेंगे। JCTM दुनिया भर में रिवायती अद्वियात का पहला और वाहिद आलमी मरकज़ होगा। ये आलमी फलाह व बहबूद के एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ के तौर पर उभरेगा। और गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में मुनक़िद होने वाले आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तराई सरबराह इजलास का इफ्तिताह वज़ीर आज़म 20 अप्रैल को तकरीबन 10:30 बजे करेंगे। इस मौके पर मॉरिशस के वज़ीर आज़म और DGWHO भी मौजूद रहेंगे। 3 रोज़ा सरबराह इजलास में तकरीबन 90 मुमताज़ मुक़र्ररीन और 100 नुमाइश कुनंदगान की मौजूदगी के साथ 5 मुकम्मल इजलास, 8 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें, 6 वर्कशॉप्स और 2 सेमिनार होंगे। सरबराह इजलास सरमायाकारी के इम्कानात को उजागर करने में मदद करेगा और जिद्दत तराजी, तहक़ीक़ व तरक्की, स्टार्टअप इकोसिस्टम और फलाह व बहबूद की सनत को फ़रोग़ देगा। ये सनती लीडरों, माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स को एक साथ लाने में मदद करेगा और मुस्तक़बिल में ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आज़म 20 अप्रैल को दोपहर में दाहोद में आदिजाती महासम्मेलन यानी कबायली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जहां वो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में 2 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वो दाहोद ज़िला जनूबी खित्ता इलाकाई वाटर सप्लाई मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, जो नर्मदा नदी के ताज पर तकरीबन 840 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये दाहोद ज़िला और देवगढ़ पर बरिया शहर के तकरीबन 280 गाँवों की पानी की फराहमी की ज़रूरियात को पूरा करेगा। वज़ीर आज़म तकरीबन 335 करोड़ रुपए के दाहोद स्मार्ट सिटी के 5 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। इन मंसूबों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ICCC की इमारत, तूफ़ान की पानी की निकासी का निज़ाम, सीवरेज का काम, ठोस कचरा बंदोबस्त निज़ाम और बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने का निज़ाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचमहल और दाहोद अजला के 10,000 कबायलियों को 120 करोड़ रुपए का फ़ायदा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म 66 kV गोटिया सब स्टेशन, पंचायत हाउस, आंगनबाड़ी और दीगर का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म दाहोद में प्रोडक्शन यूनिट में 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तामीर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए है। दाहोद वर्कशॉप, जो 1926 में स्टीम लोकोमोटिव्स के तौर पर कायम की गई थी, को बुनियादी ढांचे में बेहतरी के साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपग्रेड किया जाएगा। ये 10,000 से ज़्यादा लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार फराहम करेगा। वज़ीर आज़म रियासती हुकूमत के तकरीबन 550 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसमें तकरीबन 300 करोड़ रुपए के पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ मंसूबे, तकरीबन 175 करोड़ रुपए के दाहोद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और इसके साथ ही कई और प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ काम, गोटिया में गेटको सब स्टेशन वगैरह भी इसमें शामिल हैं।
और गुजरात के जामनगर में सेहत के मैदान में एक नए दौर का आगाज होने वाला है। यहाँ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनने जा रही है और मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस आलमी इदारा सेहत के इस आलमी मरकज का संग की बुनियाद रखेंगे। हमारे नामा निगार नितेंद्र सिंह ने मरकजी वजीर आयुष सर्बानंद सोनोवाल से रिवायती अद्वियात से मुताल्लिक इस आलमी मरकज के बारे में बात की। हमारे साथ है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सर, कितना इंपॉर्टेंस है जो WHO का सेंटर जामनगर में खुलेगा, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे देश के लिए। हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति जो सदियों से बसे हुए है, अब ग्लोबली रिकॉग्निशन मिला है और रिकॉग्निशन के पीछे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं मानता हूं कि अगले दिनों में हमारी 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति में जुड़े हुए हैं, कितना उनको भी हौसला मिला है, कितना बड़ा स्वीकृति मिला है। और अभी ग्लोबल जो मार्केट बन रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, आयुष इंडस्ट्री का जो महत्ता, जो लोकप्रियता दुनिया में बढ़ रहा है, तो इसलिए ये सुनहरा मौका है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप में जुड़े हुए यंग जो बच्चे के लिए और यूथ के लिए। ये कब तक बनकर तैयार होगा और कितने एकड़ में बन रहा है, इस पे कितना कॉस्ट आएगा, इसके बारे में थोड़ा। अगले 2024 तक ये बन जाएगा, तो तब तक इंटरिम ऑफिस जो शुरू हो रहा है, तो उसमें से काम चलेगा और अगले दिनों में 10 साल के लिए हिंदुस्तान सरकार इस विषय पर विशेष रूप से सहयोग करेंगे। और कितनी कंट्रियों का यहाँ पे रिसर्च होगा? कुल मिला के 170 से ज्यादा कंट्री का अलग अलग जो उनके पास बसे हुए जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इन विषय को साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी में विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। हम लोग का लक्ष्य है अगले दिनों में कम से कम 5,000+ करोड़ का इस इन्वेस्टमेंट हो जाए। कोरोना काल में आयुष की प्रोडक्ट ने दुनिया के मानव समाज को जैसे राहत दिया है, इससे मानव समाज का आयुष प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में भारत जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब बनेगा और दुनिया को एक नेतृत्व देगा वेलनेस के क्षेत्र में। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, राजकोट। मॉरिशस के वजीर आजम परवेंद्र कुमार जगन्नाथ अपनी अहलिया और एक आला सतही वफ्द के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर 17 से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर हैं। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और मॉरिशस के दरमियान खुसूसी और गहरे ताल्लुकात हैं। ये मरासिम मुश्तरका तारीख, सकाफत और विरसे से वाबस्ता हैं। इस दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मॉरिशस के वजीर आजम अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के साथ 19 अप्रैल को जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की संग बुनियाद की तकरीबात और 20 अप्रैल को गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में शिरकत करेंगे। गुजरात और नई दिल्ली में सरकारी मसरूफियात के अलावा मॉरिशस के वजीर आजम अपने दौरे के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। और बीजेपी सदर JP नड्डा ने मुल्क के लोगों को एक खत लिखा है। खत में उन्होंने कहा कि भारत अपनी तरक्की की राह के एक अहम मरहले पर है। पूरा मुल्क इस वक्त आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। नड्डा ने कहा कि यह हमारे लिए सोचने का मौका है कि जब 2047 में मुल्क की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होंगे तो हमारा मुल्क कैसा होगा। खत का मतन कुछ यूं है कि कुछ पार्टियां वोट बैंक की सियासत करती हैं और करोली तशद्दुद पर खामोशी इख्तियार करती हैं। अपोजिशन पार्टियों पर तंज करते हुए JP नड्डा ने कहा कि 4 रियासतों के नताइज वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अब मुल्क में वोट बैंक की सियासत कामयाब नहीं हो सकती। UPA के तहत तैयार किया गया फ़िरका वाराना तशद्दुद ड्राफ्ट बिल वोट बैंक की सियासत की निचली सतह को जाहिर करता है। गुजरात, मुरादाबाद, भिवंडी, मेरठ, वादी कश्मीर, भागलपुर में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद कांग्रेस के दौर में फसादात की एक लंबी फहरिस्त है। यही नहीं, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दलितों और कबायलियों पर मजालिम ढाए गए। बंगाल और केरल में बीजेपी के कारकुनों पर होने वाले मजालिम इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ सियासी जमातों के लिए जमहूरियत का क्या मतलब है।
अपोजिशन को आईना दिखाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 काबीना वुज़रा को बदउनवानी, भत्ताखोरी और समाजी दुश्मन अनासिर से रवाबित रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त मुल्क में 2 तरह की सियासत हो रही है, पहली तरक्की की सियासत और दूसरी वोट बैंक की सियासत। पिछले 8 सालों में मुल्क की सियासत में एक इनकलाबी तब्दीली आई है और मुल्क सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आगे बढ़ रहा है। अपोजिशन जमातों से अपील करते हुए जेपी नड्डा ने तरक्की की सियासत को फरोग देने की बात की। मुल्क के 135 करोड़ अवाम ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है। हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात से माशी तरक्की हुई और गुर्बत में जबरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई। जेपी नड्डा ने अवाम से अपील की कि वो सोचें कि 2047 की आज़ादी तक आप किस तरह का भारत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान मौक़े चाहते हैं, तकसीम नहीं चाहते। पीएम मोदी की क़यादत में तरक्याती कामों ने इक़्तिदार के हक़ में माहौल बनाया। अपोजिशन को अपना जायज़ा लेना चाहिए। अपोजिशन से अपील है कि अपना रवैया बदलें और तरक्की की सियासत को अपनाएं। और जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने खुद तशद्दुद मामले की पूरी कहानी बयान की और मुतादिद अहम सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके कल 23 मुलजिमीन को अब तक गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी और दीगर सबूतों की मदद से मजीद मुलजिमों की शिनाख्त की गई है, जिनको आइंदा गिरफ्तार किया जाएगा। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। राकेश अस्थाना ने बताया कि पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी और डिजिटल मीडिया की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीमें भी आज जाए हादसे पर पहुंची हैं। जांच में पुलिस की 14 टीमें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी मुलजिम जिसने बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर हिस्सा लिया है वो बचेगा नहीं। राकेश अस्थाना ने बताया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और जो लोग गलत जानकारियां फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राकेश अस्थाना ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का मशवरा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस अमन कमेटी के साथ मिलकर हसास इलाकों में अमन कायम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तबके, मजहब, बरादरी और मजहब के लोग अगर कसूरवार पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहांगीरपुरी मामले में तफ्तीश के लिए पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम पर पथराव किया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले मुलजिम सोनू चकना की गिरफ्तारी के लिए पहुंची टीम पर पथराव होने लगा। जैसे ही टीम सोनू को पकड़ने गली में पहुंची तो तीसरी मंजिल से पथराव होने लगा। शुमाल मगरबी जिले के डीसीपी ने कहा कि 17 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रहा था जिसमें 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में फसादात के दौरान एक शख्स फायरिंग कर रहा था। पुलिस की टीम सिटी पार्क रोड पर वाक़े उसके घर, उसकी तलाश और उसके अहले खाना से पूछगछ के लिए गई थी। डीसीपी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में उनके रिश्तेदारों ने पथराव किया। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। और सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को मनसूख कर दिया है। लखीमपुर तशद्दुद मामले की कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत मनसूख करने का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए उसे 1 हफ्ते में खुद सुपुर्दगी करने का हुक्म दिया है। अर्जी गुजार ने कहा था कि आशीष मिश्रा की रिहाई से मामले की आज़ादाना समाअत नहीं हो सकेगी। अर्जी में एक चश्मदीद पर होली के दिन हुए हमले के लिए आशीष मिश्रा के हामियों को जिम्मेदार बताया गया था। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतासिरा फरीक को सुने बगैर हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत से मुताल्लिक हुक्म दिया।
अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट से नए सिरे से समाअत करने को कहा है। और गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के मौके पर हुकूमत हिंद की तरफ से इस महीने की 20 और 21 तारीख को 2 दिन लाल किले पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मरकजी वजीर सकाफत जी किशन रेड्डी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 70 सालों में पहली बार इस तरह के अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ाद के अमृत महोत्सव के जो देश भर में कार्यक्रम चल रहे, इस पर्व के अंदर इस गुरु तेग बहादुर जी के भव्य समागम का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस फेस्टिवल की अख्तामी तकरीब में शिरकत करेंगे और गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी की याद में डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 5 साल पहले तक भारत मोबाइल और दीगर टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ चीज़ें दरामद करता था, लेकिन आज पीएम मोदी की क़यादत में भारत दुनिया में मोबाइल बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के दौर में कोई भी शख्स भूख से नहीं मरा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गुर्बत में कमी आई है। मरकजी वजीर ने ये बात हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में 7वें कन्वोकेशन में शिरकत करते हुए कही। जहां 5 साल पहले भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, आज दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा निर्माता मोबाइल फोन्स का बनकर भारत खड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरर बनकर खड़ा हुआ है। इसी आपदा के समय सबसे बड़ा संकट हम सबके सामने था कि जहां महामारी के कारण मौत ना हो, वहीं पर भूखमरी के कारण मौत ना हो। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में इकलौता देश भारत है जिसने 80 करोड़ नागरिकों को 2 साल में मुफ्त अनाज देने का काम किया है और किसी की भूखमरी के कारण मृत्यु नहीं हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2011 से लेकर 2019 तक, अब जो हमने पिछले 5-7 सालों में काम किया, उसके कारण जो अति गरीबी है उसमें 12.3% की कमी आई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज में हुए सड़क हादसे में हुई जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर आज़म ने दफ्तर ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में अमेठी के गौरीगंज में हुआ सड़क हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। इसमें जान गंवाने वालों के अहले खाना के तय मेरी ताज़ियत। इसके साथ ही जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआ गो हूँ। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के थाना गौरीगंज इलाके के बाबूगंज सुगरा आश्रम के पास देर रात हुए सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक इतवार की देर रात बारात से लौट रही बोलेरो गाड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद की मौत और 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल गौरीगंज में दाखिल कराया गया है, जहां से चारों जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दीगर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। एनी शाहिदीन ने बताया कि बोलेरो में सवार तमाम अफराद रायबरेली के नसीराबाद इलाके के किसी गांव से बारात से लौट रहे थे। और श्रीलंका में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे मुजाहिरों के दरमियान श्रीलंका के गोटबाया राजपक्षे ने 17 वुज़रा पर मुश्तमिल नई काबीना तश्कील दी है। नई काबीना ने आज हलफ उठाया। काबीना के 17 नए वुज़रा ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया के सामने हलफ दिलाया गया। काबीना में उनके भाई वजीर आजम महिंदा राजपक्षे खानदान से काबीना में वाहिद रुकन हैं।
नई काबीना में खानदान के साबिक अरकान जमल राजपक्षे और महिंदा के बेटे नमल राजपक्षे को जगह नहीं दी गई है। ये दोनों काबीना के वजीर थे, जबकि शिशेंद्र राजपक्षे वजीर मुमलिकत थे। श्रीलंका की पूरी काबीना ने अप्रैल के पहले हफ्ते में मुल्क में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। पार्लियामेंट का इजलास मंगल से कोलंबो में शुरू हो रहा है। एक हफ्ता तवील लॉकडाउन के आगाज के बाद पहली बार चीन के शहर शंघाई में कोविड से मौत की इत्तला मिली है। हुक्काम ने बताया कि 3 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, ताहम उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। चीन इस वक्त कोविड के खतरनाक लहर से नबरदास्मा है। शंघाई में कोविड की जांच की तादाद में इजाफा हो गया है। हालिया हफ्तों में शहर में कोविड के रोजाना 20,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जिनमें अलामात नहीं हैं। ज़ेजियांग सूबे से 4,000 नर्सों पर मुश्तमिल एक टीम मार्च के आखिर से रोजाना शंघाई से आ रही है। इसके साथ शहर में कई आर्जी लेबर्स भी तेजी से कायम की जा रही हैं। कार्निवल के शायकीन और सांबा मौसीकारों ने इतवार को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो को एक बड़ी ईस्टर स्ट्रीट पार्टी में बदल दिया। 300 अफराद पर मुश्तमिल शहर की रिवायती ब्लॉक पार्टियों में से एक है। ब्राज़ील आलमी सतह पर अपनी शानदार संबा ड्रोम परेड के लिए मशहूर है, जहां सड़कों पर रिवायती पार्टियां की जाती हैं। और खेल की खबरों में भारतीय नौजवान तैराक वेदांत माधवन ने हफ्ते को दानिश ओपन तैराकी मुकाबले में मर्दों के 800 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा जीता। वेदांत ने इससे कबल जुमे को 1500 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता था। काबिल जिक्र है कि वेदांत माधवन बॉलीवुड अदाकार आर माधवन के बेटे हैं। इससे कबल वेदांत नेशनल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वेदांत ने मार्च 2021 में लाटविया ओपन में कांसे का तमगा जीता था। वहीं वो जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में 7 तमगे जीतने में कामयाब रहे हैं, जिनमें 4 चांदी और 3 कांसे के थे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। A rare